हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो जनरल साइंस से है। जनरल साइंस न सिर्फ आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि झारखंड सचिवालय का जो आने वाले दिन में परीक्षा है जनवरी के 28 तारीख को, उसके लिए भी ये आपको लाभ पहुँचाने जा रहा है। कई सारे व्यूअर्स ने साइंस से और क्वेश्चन डालने की मांग की थी। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि साइंस का क्वेश्चन कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं हो सकता है कि ये सिर्फ सचिवालय में काम आएगा या जेपीएससी में या बीपीएससी में, बल्कि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए उपयोगी होंगे। तो 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इस 25 क्वेश्चन के साथ साथ जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी हर वीडियो की तरह हम उसके ऑप्शन को भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसके विषय में भी आपको जानकारी हम देने का काम करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और देखने के बाद ज़रूरत की चीज़ों को नोट करने का काम कीजिएगा। प्रायः हम कोशिश ये करते हैं कि आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आते हैं उस क्वेश्चन को एक मॉडल की तरह आप देखिए, जहाँ से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम उन जगहों पर फोकस करते हैं। तो उसका कलेक्शन अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सहजता का एहसास होगा और आप कई सारे सवालों के जवाब देने की स्थिति में होंगे। एनीवेज, अभी हम लोग फिलहाल 25 क्वेश्चन को देखते हैं और जरूरत के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखें। अंगोल, नागपुरी, मेवाती एवं गावलाव किस पशु की नस्लें हैं? भैंस, गाय, बकरी या सुअर? आपने देखा होगा कि प्रायः इस तरह का नस्ल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। चारों के विषय में थोड़ा थोड़ा जो महत्वपूर्ण उनकी नस्लें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लें कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है गाय। मतलब अंगोल, नागपुरी, मेवाती एवं गावलाव ये गाय की नस्ल है। इसके अलावा गाय की जो प्रमुख नस्लें हैं उसको भी आप नोट कर लें, जैसे साहिवाल, लाल सिंधी, राढ़, गीर, देवनी, जर्सी जो कि बहुत कॉमन है, कांग्याम, नागौरी, मालची, निमारी, ये सब गाय की नस्लें हैं और इस सवाल का सही जवाब भी गाय था। अब भैंस का कुछ प्रमुख नस्ल देख लीजिए। मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, नागपुरी और सुरती, ये भैंस की नस्लें हैं। सी को देखें, बकरी। बकरी की प्रमुख नस्ल में जमुनापारी, ये सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जमुनापारी बकरी की सबसे अधिक दूध देने वाली प्रजाति। इसके अलावा मालाबारी, गद्दी, पश्मीना, पश्मीना से भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। मारवाड़ी, अंगोरा, इससे भी पूछा जा चुका है। मेहसाना, मेहसाना मैंने बताया था कि भी ये भैंस की भी प्रजाति है। सुरती, सुरती भी भैंस की प्रजाति है। तो जो कॉमन है उसको भी याद रखिए। अंगोरा, मेहसाना, सुरती, कच्छी, बर्बरी, ये सब बकरी की प्रजातियां हैं। अब देखिए सुअर। यॉर्कशायर, बर्कशायर, हेम्पशायर, लॉन्ड्रेस, टामवर्थ, ये सुअर की प्रजातियां हैं और बी इस सवाल का सही जवाब है। नंबर 2, राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो 4 ऑप्शन है, चोकला, नाली, मांडिया और गुरेज, ये सभी भेड़ की ही नस्लें हैं। तो पहले तो ये नोट कर लें। इसके अलावा भेड़ की कुछ और नस्लों को देख लें, फिर इस सवाल का जवाब देखेंगे हम लोग। तो अन्य नस्लों में भादरवा, भकरवाल, जालौनी, काठियावाड़ी और दखनी, ये सब भेड़ की नस्ल है। अब आते हैं इस सवाल पर कि राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन है? तो सही उत्तर है ए, चोकला। ये राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट, जयपुर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से पाई जाती है। नाली जो है ये उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है, जबकि मांडिया कर्नाटक में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है और गुरेज ये कश्मीर में पाई जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों को रोग प्रतिरोधी कैसे बनाते हैं? इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं है, सीधा इसका हम आंसर बताते हैं और सही आंसर है सी, जंगली किस्म से प्रजनन के द्वारा।
जंगली किस्म से प्रजनन के द्वारा, ब्रीडिंग के द्वारा पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यदि वर्षा केवल 2 माह तक होती है तो ऐसे क्षेत्रों में कौन सा फसल उपजाया जाना उपयुक्त होगा? आप कॉमनली भी इसको ऑब्जर्वेशन पर आधारित देख सकते हैं। सही उत्तर है इसका ए, दलहन। चाय जिस क्षेत्र में होता है वहां बारिश आप देखते हैं, गन्ना और चावल के लिए आपको पता है, तो एलिमिनेट करके भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं। निम्न में से किसमें ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होती है? ये ऊर्जा का रूपांतरण से भी प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी किसी वीडियो में इस तरह का प्रश्न रखते वक्त ये कहा था कि इस चीज को आप बिल्कुल याद कर लें। उम्मीद है आपने याद कर रखा होगा। तो अगर याद कर रखा है तो इस सवाल का जवाब देना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सही उत्तर है डी, विद्युत सेल में इस तरह का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में होता है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जबकि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा का उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। नंबर 6, पृथ्वी के ऊपर कितनी ऊंचाई पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है? पहले भारहीनता क्या है इसको समझ ले। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, मतलब धरती से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम होता चला जाता है और एक सर्टेन ऊंचाई पर जाकर के इसका जो गुरुत्व बल है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाती है। जहां पर यह बिल्कुल खत्म हो जाता है उसको ही भारहीनता की स्थिति कहते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि पृथ्वी के ऊपर कितनी ऊंचाई पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सही उत्तर है इसका 150 मील, मतलब 240 किलोमीटर। तो आंसर बी इस सवाल का सही जवाब है। नंबर 7, निम्न में से कौन एक अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण नहीं है? तो मतलब बाकी जो 3 है वो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है और एक जो है वो इसका आंसर होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। तो आंसर देखिए अगर हम लोग, तो ए इसका सही उत्तर है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अपकेंद्रीय बल का अन्य उदाहरण भी ढूंढें अगर, तो कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है, उन सब में अपकेंद्रीय बल मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल होता है। तो सही उत्तर है ए। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभि के चारों ओर घूमना, मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना, ये सब अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। इसके अलावा पत्थर को डोरी से बांध करके जब घुमाया जाता है तो वहां पर भी अभिकेंद्रीय बल काम करता है। इसके अलावा जब गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल के पहियों के द्वारा कीचड़ को पीछे फेंक दिया जाता है तो यह भी अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण होता है। ऐसे एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा क्योंकि सिलेबस में आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की बात की गई है। नंबर 8, वायु दाब मापी के पारे का ऊपर उठना किस बात का संकेत देता है? पारे का वायु दाब मापी में ऊपर उठना और नीचे उठना यह विशिष्ट स्थिति को दर्शाता है। जब पारा नीचे गिरेगा तो यह आंधी या वर्षा आने की सूचना देगा और जब पारा ऊपर उठेगा तो साफ मौसम की। तो क्वेश्चन है कि पारे का ऊपर उठना, तो आंसर हो जाएगा सी, साफ मौसम का यह संकेत देता है पारे का वायु दाब मापी में ऊपर उठना। नंबर 9, सेल्सियस पैमाने का मान यदि 10 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन पैमाने पर इसका माप क्या होगा? सिंपल सा जो इसका फॉर्मूला है या तरीका है कि अगर माप सेल्सियस में दिया हुआ हो और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 273 जोड़ देंगे, मतलब कि सेल्सियस के मान में 273 जोड़ देंगे। और अगर केल्विन में दिया हुआ हो और सेल्सियस में ज्ञात करना हो तो उसमें 273 माइनस कर देंगे।
प्रश्न में है कि 10 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन में, तो सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो यहां 273 जोड़ देंगे, तो 10 डिग्री मान है के प्लस 273, तो सही उत्तर हो जाएगा 383 डिग्री के केल्विन में। सी। नंबर 10, जीवधारियों में पाए जाने वाला वास्तविक जीवित पदार्थ क्या है जिसे जैविक क्रियाओं का केंद्र भी कहा जाता है? सबसे पहले इसका सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है जीव द्रव्य, मतलब प्रोटोप्लाज्म। 10 का सही उत्तर है प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए बाकी ऑप्शन को। उपापचय ये क्या है, जिसको अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। दरअसल प्रत्येक जीव की कोशिका में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसको ही हम लोग उपापचय कहते हैं। हम रिपीट कर दे रहे हैं कि प्रत्येक जीव की कोशिका में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, उसको उपापचय कहते हैं। और ये उपापचय 2 क्रियाओं से मिलकर के बनती है। एक को बोलते हैं उपचयी, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे एनाबोलिक। एनाबोलिक जो है ये, या कहें हम लोग कि एनाबोलिक क्रिया का मतलब हुआ रचनात्मक कार्य, जैसे कि शरीर की वृद्धि करना, उसका विकास करना, जीव द्रव्य का निर्माण करना, ये एनाबोलिक वर्क हो गया, मतलब उपचयी क्रिया हो गई। और दूसरा है कैटाबोलिक या अपचयी, ये बेसिकली डिस्ट्रक्टिव वर्क करता है, विध्वंसकारी काम करता है, जैसे कि जैव पदार्थों का नाश करना। तो उपापचय मतलब कि रासायनिक प्रतिक्रिया जो कि जीवों की कोशिका में होती है, उपापचय कहलाता है। और इसमें 2 क्रियाएं होंगी, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। कोशिका भित्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको जानने के लिए, वो ये कि सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज से बना होता है, ये सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है। जीव द्रव्य कला, इसका मुख्य काम जो होता है वो है विसरण या जल का परासरण क्रिया जो होती है उसको नियंत्रित करना। विसरण या जल का परासरण क्रिया का नियंत्रण जीव द्रव्य कला का, सेल मेम्ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इसके साथ ही एटीपी को बनाने तथा इलेक्ट्रॉन के कैरियर के रूप में भी जीव द्रव्य कला या सेल मेम्ब्रेन जो है वो काम करता है। तो सही उत्तर मैंने बताया प्रोटोप्लाज्म, और बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन बतानी थी वो मैंने बताया। नंबर 11, समस्त वनस्पति को शाक मतलब हर्ब, बूस झाड़ी और ट्री मतलब वृक्ष में किसने विभाजित किया था? सही उत्तर है थियोफ्रेस्टस, जिनको कि हम लोग फादर ऑफ बोटनी या वनस्पति जगत का पिता कहते हैं। थियोफ्रेस्टस इसका सही उदाहरण है, सही उत्तर है। अरस्तु, इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। कार्ल लिनियस, इनको ग्रैंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब वार्गिकी का पितामह कहते हैं। कार्ल लिनियस ने पुंकेसर मतलब स्टेमेंस के आधार पर वनस्पति को 24 भागों में बांटा था कार्ल लिनियस ने, जबकि रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने की केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस, इसकी खोज की थी। तो सही उत्तर और सही उत्तर के अलावा बाकी जानकारियां भी। नंबर 12, हरे रंग के कांच का निर्माण के लिए पिघले हुए कांच में कौन सा धातु यौगिक मिलाया जाता है? हरे रंग के कांच के निर्माण के लिए पिघले हुए कांच में कौन सा धातु यौगिक मिलाया जाता है? तो सही उत्तर पहले जान लीजिए, फिर बाकी को जान लेंगे। फेरस ऑक्साइड मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड के साथ इसमें क्रोमिक ऑक्साइड भी मिलाया जाता है, तो डी इसका सही उत्तर है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन ए को सेलेनियम और क्यूप्रस ऑक्साइड, ये लाल रंग के लिए इस्तेमाल होता है, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेलेनियम और क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग के लिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड नीला रंग के लिए, कैडमियम सल्फाइड चटक लाल रंग के लिए, चटक मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, डीप रेड, ठीक है, चमकीला रेड के लिए कैडमियम सल्फाइड। तो बाकी ऑप्शन और सही उत्तर था फेरस ऑक्साइड। इसके अलावा अगर पीला रंग प्राप्त करना हो तो इसमें फेरिक ऑक्साइड मिलाया जाएगा, येलो कलर के लिए फेरिक ऑक्साइड और गहरा डीप ब्लू कलर के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग के लिए, फेरिक ऑक्साइड येलो कलर के लिए, और बाकी जानकारी आपको मैंने दे दी है और सही उत्तर बताया है कि इसका डी होगा, फेरस ऑक्साइड। नंबर 13, एल्यूमिनियम एवं सोडियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण करके कौन सा कांच बनाया जाता है?
एल्यूमिनियम एवं सोडियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण करके कौन सा कांच बनाया जाता है? सबसे पहले सही उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर है पायरेक्स कांच, ऑप्शन बी। ये उच्च कोटि का उपकरण बनाने में पायरेक्स ग्लास जो होता है वो इस्तेमाल होता है। इसके द्वारा प्रयोगशाला के जो बेहतरीन उपकरण होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। तो 13 का सही उत्तर है बी। अब देखिए जेना कांच। जेना कांच जो है इसको बनाने के लिए जिंक, बेरियम बोरोसिलिकेट को इस्तेमाल किया जाता है। जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। जेना कांच का इस्तेमाल भी प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। अब देखिए फ्लिंट। फ्लिंट का जो निर्माण होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट से, पोटासियम कार्बोनेट से, बोरिक ऑक्साइड और सिलिका से। मतलब कि फ्लिंट कांच में सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, बोरिक ऑक्साइड और सिलिका होगा। फ्लिंट कांच से बिजली के बल्ब बनाए जाते हैं और प्रकाशीय यंत्रों मतलब कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लेंस बनाया जाता है और साथ ही फ्लिंट से ही प्रिज्म भी बनाया जाता है। जबकि क्रुक्स कांच का निर्माण सीरियम ऑक्साइड मिलाकर के होता है। सीरियम ऑक्साइड मिलाकर के क्रुक्स कांच का निर्माण होता है और ये जो सीरियम ऑक्साइड होता है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेता है। चूंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब करता है, इसी कारण चश्मों के लेंस में क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 14, प्राकृतिक रबड़ जिसको कि लेटेक्स कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ में वल्कनीकरण के दौरान उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे रबड़ की कठोरता बढ़ जाती है? सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि वल्कनीकरण क्या है। तो प्राकृतिक रबड़ को जब सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो यह प्रक्रिया ही रबड़ का वल्कनीकरण कहलाता है। इस तरह के रबड़ का प्रयोग जो होता है वो टायर बनाने में किया जाता है क्योंकि वो कठोर हो जाता है। अब ऑप्शन देखें, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, बैकेलाइट या इन तीनों को। सही उत्तर है बी, कार्बन ब्लैक। यहां यह भी जान ले कि कार्बन ब्लैक को फिलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन ब्लैक इसका सही उत्तर है। कार्बन ब्लैक को फिलर भी कहते हैं। ये जो रबड़ होता है ये एक असंतृप्त मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबड़ जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, अब आइसोप्रीन को जो खोजने का काम किए थे उनका नाम है ग्रेविल विलियमसन। ग्रेविल विलियमसन ने 1860 में आइसोप्रीन को खोजा था। आइसोप्रीन का इस्तेमाल टायर में, चिपकने वाले पदार्थ बनाने में, बेयरिंग्स के निर्माण में, स्प्रिंग के निर्माण में होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आइसोप्रीन का बहुलक है। और बहुलक के प्राकृतिक रूप से कई सारे उदाहरण आपको दिखेंगे, जैसे रेशम, ऊन, सेल्यूलोज, प्रोटीन, रबड़, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक मतलब कि पॉलीमर। ठीक है, थोड़ा सा और जान लें यहां पे। अगर प्राकृतिक रबड़ को उसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिला दिया जाए, प्राकृतिक रबड़ में थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिला दिया जाए तो उससे ठोस प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जा सकता है। तो नेचुरल रबड़ में एसिटिक एसिड डाल करके नेचुरल रबर प्राप्त किया जा सकता है जो कि ठोस प्रकृति की होगी। नंबर 15, पेट्रोल पंप एवं हवाई अड्डे पर कौन सा अग्निशामक मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग होता है? झाग वाला, पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल अग्निशामक या सोडा अम्ल अग्निशामक? सही उत्तर है इसका झाग वाला अग्निशामक, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ये पेट्रोल पंप और हवाई अड्डे पर जब आग लगती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी को देखिए, पायरीन जिसको कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, इस तरह का अग्निशामक का इस्तेमाल बिजली से लगी हुई आग को रोकने के लिए किया जाता है। तो बिजली से लगी आग के लिए पायरीन और झाग वाला पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों पर। बाकी जल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक, ये सामान्य जो आग लगने का काम होता है वहां पर इस्तेमाल होता है।
नंबर 16, निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग नींद लाने के लिए किया जाता है? नींद लाने के लिए सही उत्तर है इसका पोटासियम ब्रोमाइड, ऑप्शन डी को देख लीजिए। और बाकी की जानकारी, मर्क्यूरस क्लोराइड, दस्त लाने वाली दवा के निर्माण में मर्क्यूरस क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। दस्त लाने वाली या दस्त लाने के लिए जो दवाएं बनाई जाती है उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड ये तीव्र जहर का काम करता है, या तीव्र जहर के निर्माण में मर्क्यूरी क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, जबकि पोटासियम आयोडाइड जो है ये मेडिसिन और फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। नंबर 16, हीरा डायमंड के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? आप पढ़िएगा, आपको आंसर यही मिल जाएगा। यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, बिल्कुल सही, यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कृत्रिम हीरा मोइसा विधि से तैयार किया जाता है, यह भी सही है। तो यह अपने आप में क्वेश्चन है कि कृत्रिम हीरा का निर्माण कैसे होता है, तो मोइसा विधि के द्वारा। सी, यह विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। ये उत्तर है इस सवाल का, क्योंकि यह सही नहीं है, यह विद्युत और उष्मा का कुचालक, बैड कंडक्टर होता है। और डी, शुद्ध हीरा रंगहीन, रवादार, क्रिस्टलिक एवं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है। तो सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि वही बात हीरा के संदर्भ में सही नहीं है। कुछ और बातें हीरा के या डायमंड के संदर्भ में जान लें कि यह सबसे कड़ी वस्तु है, ये आप सब जानते हैं। और हीरा को अगर 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मतलब 800 डिग्री सेल्सियस पर हीरा को गर्म करने पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा अगर वायु की अनुपस्थिति में हीरा को 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो यह ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो हीरा के संदर्भ में ये जानकारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। नंबर 18, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जब उसमें चूना जल मिलाया जाता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं कि जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। तो अस्थायी मतलब कि टेम्पररी स्टिफनेस या टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है ये जान लें हम लोग। तो जब जल में मिले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण जो होते हैं उनके कारण से यह अस्थायी कठोरता होता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। और ऐसे कठोरता को दूर करने के लिए जल को सिर्फ उबाल दिया जाए तो ये खत्म हो सकता है। दूसरा होता है अस्थायी, परमानेंट स्टिफनेस या परमानेंट हार्डनेस। ये क्यों होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ कि जल की अस्थायी कठोरता क्यों होती है, अस्थायी क्यों होती है। तो अस्थायी कठोरता हम बता रहे थे कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। और इसको सिर्फ उबाल देने मात्र से अस्थायी कठोरता समाप्त नहीं होगी। फिर दोहरा दे कि अस्थायी कठोरता मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के कारण होती है। तो जल की जो दो प्रकार की कठोरता है उसको बताया। अब ऑप्शन को देखें, परम्यूटेट विधि, श्रवण विधि, क्लार्क विधि या फिर सोडा विधि। सही उत्तर है इसका क्लार्क विधि। मतलब कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जब उसमें चूना जल मिलाया जाएगा तो यह विधि क्लार्क विधि कहलाएगी। ठीक है। श्रवण विधि मतलब कि जल को उबाल करके उसको वाष्प में, भाप में कन्वर्ट कर देना और फिर भाप को या वाष्प को ठंडा करके उसको जल में परिवर्तित कर देना, यह श्रवण विधि कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ें। किसकी मौजूदगी के कारण रक्त वाहिनी नलिकाओं मतलब कि ब्लड वेसल्स में रक्त नहीं जमता है? ऑप्शन को देखिए, एंटी प्रोथ्रोम्बिन जिसको हिपैरिन भी कहते हैं, यही इसका सही उत्तर है। एंटी प्रोथ्रोम्बिन या हिपैरिन के कारण ही ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं जमता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। जबकि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त में पाए जाने वाले दोनों प्रोटीन हैं। यकृत में इनका निर्माण होता है और ये ब्लड को जब कट जाता है, ठीक है, तो ब्लड को क्लॉट करने में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन
प्रयुक्त होता है, इसके कारण से ही ब्लड जमता है। फिर दोहरा दें कि बी और सी इन दोनों के विषय में बात कर रहे हैं कि ये दोनों रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। इनका निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है, जबकि हिपैरिन ब्लड को रक्तवाहिनी नलिका में जमने नहीं देता है। ठीक है, प्लाज्मा ये ब्लड का 60% होता है और प्लाज्मा में आप सब जानते हैं कि 90% वाटर या जल होता है। तो सही उत्तर ए है इसका। नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर दलहनी फसलों की जड़ों के गांठ नोड्यूल में रहते हैं? सही उत्तर जान लीजिए पहले। सही उत्तर है सी, राइजोबियम। राइजोबियम क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है। अब देखें ए को, एजोबैक्टर। एजोबैक्टर जो है ये स्वतंत्र रूप से रहता है और सभी प्रकार के एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री फसलों में यह पाया जाता है। एजोला जो है ये धान की खेती में प्रयुक्त होने वाला बायो फर्टिलाइजर है, एजोला। और माइकोराइजा जो है ये भी बायो फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो सही उत्तर था इसका सी, राइजोबियम। नंबर 21, एसिटिलीन गैस जिसका प्रयोग कपूर बनाने, प्रकाश उत्पन्न करने, कृत्रिम रबड़ बनाने, रेशमी कपड़े बनाने और वेल्डिंग में होता है। वेल्डिंग में होता है किसका प्रयोग, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। तो बाकी क्वेश्चन में आपके लिए सिर्फ जानकारी दी गई है कि एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है। प्रश्न ये है कि इसकी खोज किसने की थी। सिंपली ऐसे भी पूछा सकता था कि एसिटिलीन गैस की खोज किसने की थी, लेकिन बाकी आपके लिए चूंकि जानकारी उपलब्ध कराना था इसलिए क्वेश्चन को इस तरीके से क्रिएट किया गया है। तो सही उत्तर है विल्सन। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही एसिटिलीन गैस की खोज की है। सीले इन्होंने क्लोरीन गैस की खोज की। क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये रंगीन कपड़ों को, फूलों को इनका रंग उड़ा देता है। ऑक्सीकारक के रूप में भी क्लोरीन इस्तेमाल होता है और क्लोरीन गैस की खोज सीले ने की थी। प्रिस्टले इन्होंने अमोनिया को खोजा है। ठीक है, अमोनिया की खोजकर्ता प्रिस्टले ने किया। ठीक है, अमोनिया का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो बर्फ बनाने के कारखानों में, टीयर गैस में और आर्टिफिशियल रेसे या फाइबर के निर्माण में भी अमोनिया का निर्माण होता है। जबकि वोल्हर इन्होंने यूरिया का निर्माण किया था, यूरिया उर्वरक के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो सही उत्तर है ए, बी, सी और डी के विषय में भी मैंने आपको बता दिया। नंबर 22, एरेक्नोलॉजी क्या है? सही उत्तर जान ले। एरेक्नोलॉजी मतलब कि मकड़ियों का अध्ययन। एरेक्नोलॉजी मतलब मकड़ियों का अध्ययन। गोल कृमि परजीवी का अध्ययन, इसको बोलते हैं नेमेटोलॉजी। गोल कृमि परजीवी का अध्ययन नेमेटोलॉजी। जबकि ऑर्थोपोडा संघ के कीटों का अध्ययन, इसको बोलेंगे एंटोमोलॉजी, ENTO, एंटोमोलॉजी। और जंतुओं के भ्रूण विकास का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत आएगा, साइंटिफिक स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 23, मेथिल एल्कोहल का व्यापारिक नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल ये रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। इसका कॉमर्शियल नाम क्या है? तो मेथिल एल्कोहल का व्यापारिक नाम है स्प्रीट, ऑप्शन ए। शोरा, पोटासियम नाइट्रेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और सिरका एसिटिक एसिड। ये सोरा का पोटासियम नाइट्रेट उसका केमिकल नेम। सोरा जो हुआ ये व्यापारिक नाम हो गया, जिप्सम व्यापारिक नाम है और इसका केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट। सिरका का केमिकल नेम जो होगा वो है एसिटिक एसिड और मेथिल एल्कोहल का व्यापारिक नाम है स्प्रिट। तो 23 का सही उत्तर ए। 2 और क्वेश्चन, सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी भारतीय नस्लें हैं? मछली, मुर्गी, मधुमक्खी और भेड़। सही उत्तर है सी, मधुमक्खी। चलिए बाकी के विषय में भी बहुत नस्ल बताएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा और याद करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसका सही उत्तर है सी। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ये वयस्क इंसान में होता है। सही उत्तर है इसका बी, 205। तो ये 25 क्वेश्चन साइंस से जुड़ा हुआ और
उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया। मैंने क्वेश्चन उसी तरह का रखा है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये कहना कि इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे यह आवश्यक नहीं है, लेकिन पीछे का जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।